जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए हम लोग मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग एग्जाम के अंदर कम समय में कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए ये भी हम लोग जानेंगे। यदि आप सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, बीएसएफ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या रेलवे या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 55वां पार्ट है। इससे पहले 54 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब क्वेश्चन में दिया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया कि यदि ए अकेला काम करे तो काम 10 दिन में हो जाता है। टोटल वर्क लाओगे पहले तो यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा। सिंपली क्या करो, 5 का भाग टोटल वर्क में लगाएंगे तो 2, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं और 10 वंजा 10 यानी कि एक बार भाग जाएगा 10 का, तो ए अकेला 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटाएंगे, यानी कि बी का काम हमारे पास एक दिन का आ जाएगा। तो 2 में से यदि एक चला जाए तो बी का एक दिन का काम हमारे पास एक आ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर बी अकेला उस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा, तो हमें यहाँ पर बी का समय लाना है। तो बी का समय लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल काम 10 है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो 10 दिन का ही समय लेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मूलधन दिया 100 रुपए, उसके बाद में यहाँ पर हमें दर भी बताया क्वेश्चन में 10%, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें समय भी बताया। समय बताया है 2 वर्ष। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में यहाँ पर अगर हम 100 करेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। मूलधन की जगह 100 रुपए रखेंगे, दर हमें क्वेश्चन में दिया है 10% गुणा समय दिया है 2 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 10 जा हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो साधारण ब्याज मिला हमें 2 साल का, वो 20 यूनिट मिला या 20 रुपए मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज लेके आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर मैं सीधा चक्रवृद्धि ब्याज लाऊंगा। मूलधन हमारे पास 100 रुपए है, पहले साल जो ब्याज लगेगा पहले साल का, वो मूलधन का 10% ब्याज लगेगा। तो मूलधन 100 रुपए था, 100 का 10% निकालेंगे तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 10 रुपए। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, तो 10 रुपए तो होगा ही, प्लस 10 रुपए पर फिर से 10% ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा 1 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपए बनेगा। और यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 साल का कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना, तो 10 रुपए पहले साल का, दूसरे साल का 11 रुपए, तो 11 10 हो जाएगा 21 रुपए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया कि जो साधारण ब्याज है और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज है उसका रेशो बताओ। तो यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज हमारे पास निकल कर आया 20 अनुपात
और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया 21। इनको काटेंगे तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो बनेगा 20:21 बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वेरी मोस्ट और आईएमपी, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 62% और 62% का मतलब होता है 62/100। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 62/100 और उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब हमेशा गुणा होता है। ये लिखा है क्वेश्चन में 2200 और उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाए, फिर लिखा है 24%। 24% का मतलब 24/100 होता है। फिर ऑफ लगाए, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे और बराबर में क्वेश्चन में हमें दिया है 932। सिंपली क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब 62 का गुणा हमें 22 से करना होगा, तो जब हम 62 का गुणा 22 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1364। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास माइनस का 24 का गुणा x से करेंगे तो 24x और बटे में 100 बराबर हो जाएगा 932। क्या करेंगे हम, अब जो 24x बटे 100 था बराबर किधर आएगा, तो माइनस से ये प्लस का हो जाएगा। 24x बटे 100 ये प्लस का हो जाएगा और इधर में लिखा है 1364 और प्लस का 932 इधर आएगा तो माइनस का 932 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा। 6 में से 3 गया, 3 बचेगा और 13 में से 9 गया 4, यानी 432। x का मान लाना तो भाग का 100 इधर आएगा गुणे में और गुणे का 24 इधर आएगा तो भाग में। इस प्रकार हमारे पास x का वैल्यू बच जाएगा और x ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या रहेगी। यहाँ पर हम काटेंगे इसको 12 से, 12 दूनी होता है 24 और 12 36, तो यहाँ पर 12 36 3 बार कटेगा और उसके बाद 7 बचा, तो 12 छंकी 72 और 2 से हम 36 को काटेंगे तो 18 बनेगा। 18 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास x का जो मान आएगा वो आएगा 1800। 1800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया, विक्रय मूल्य आ जाएगा यदि अंकित मूल्य हम लेके आ गए, और फिर बोला गया कि अंकित मूल्य भी आ जाएगा यदि हम लोग क्रय मूल्य को लेके आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे कि 100 रुपए था। क्वेश्चन में बोला गया कि जो अंकित मूल्य रहेगा, अंकित मूल्य वो कितना रहेगा, तो ये कह रहा है कि 30% अधिक रहेगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अपने आप में 100% था, 30% अधिक करेंगे इसको तो डायरेक्ट इसका 130% निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास इस वस्तु का अंकित मूल्य 130 रुपए बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में यह बोला गया था कि जो विक्रय मूल्य रहेगा, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होता है, वो अंकित मूल्य से 20% कम रहेगा। अंकित मूल्य 130 था, ये अपने आप में 100% था, 20% कम कर देंगे इसको तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 130 का 20% कम करेंगे तो 80% निकलेगा और यहाँ पर 13 गुणा 8 करेंगे तो 104 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो क्रय मूल्य 100 रुपए था वस्तु का और विक्रय मूल्य 104 रुपए बना, तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, तो लाभ के लिए 104 माइनस 100 करेंगे तो डेफिनेटली 4 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो यहाँ पर लाभ हमें मिल चुका है 4, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे 100 और गुणे में 100, तो ये 100 से 100 कटकर 4% लाभ आ जाएगा। 4% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक संगठन के 30 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 नए कर्मचारी संगठन में शामिल हो जाते हैं
तो संगठन के सभी कर्मचारियों की नई औसत आयु बताओ। जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या और उनका औसत यदि दिया हो तो योग का फॉर्मूला हम लोगों ने कई बार रिवाइज किया। हम सबसे पहले योग लाएंगे और योग तब आएगा जब हम औसत का गुणा आंकड़ों की संख्या से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास योग आएगा 30 कर्मचारियों का। 30 इनकी संख्या है और इनका औसत क्वेश्चन में दिया है 25। तो 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि 750। ये 30 कर्मचारियों की आयु का योग बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 कर्मचारी संगठन में शामिल हुए। अब 2 कर्मचारी और शामिल हुए थे जिनका औसत कितना था, 41 था। तो इन दोनों का भी योग निकाल लेंगे, औसत गुणा संख्या। तो 41 का 2 से गुणा करेंगे, 82 वर्ष की आयु हो जाएगी दोनों की कुल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा सभी कर्मचारियों का नया औसत बताना है, तो हम लोग यहाँ पर नया योग लाएंगे। सभी कर्मचारियों का नया योग लाएंगे। तो शुरू में योग कितना था, 750, बाद में 82 बना। तो यहाँ पर 0 2 2 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 और यहाँ पर साथ में जोड़ा 8, 832 नया योग आ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि नया औसत बताओ। तो नया औसत यानी औसत लाना है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग नया कितना बना, 832। आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 कर्मचारी प्रारंभ में थे और उसके बाद 2 नए आए, तो आंकड़ों की संख्या टोटल 32 है। तो 32 का भाग यहाँ पर लगाएंगे, 8 चुके 32 हो जाएगा, 8 एकम 8 0, 8 चुके 32। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 छंगे 24। तो इस प्रकार नया औसत आ जाएगा 26 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, हमारे पास क्वेश्चन में 5 पुरुष का समय दिया है, 12 दिन में एक इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, एक पुरुष का समय लेके आ जाओगे। तो एक पुरुष का समय लाने के लिए आपको इन पुरुषों की संख्या का गुणा करना है 12 से। तो 12 गुणा 5 करोगे तो 60 दिन में एक पुरुष इस काम को कर सकता है। और इसी प्रकार 6 महिलाओं का दिया है क्वेश्चन में कि 6 महिलाएं इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक महिला का काम लेके आने पड़ेगा कि एक महिला कितने दिन में करेगी। तो 6 का गुणा 20 से करेंगे तो 120 दिन में एक महिला इस काम को कर सकती है। अब एक पुरुष का दिन आ चुका है 60 दिन और एक महिला उसे 120 दिन में कर सकती है। टोटल वर्क लाने के लिए 60 और 120 का लघुत्तम लेंगे जो 120 आएगा। अब इनकी कार्य क्षमता बना लो, 60 का भाग 120 में 2 बार जाएगा, 120 का भाग 120 में 1 बार जाएगा। तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है और एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला एक पुरुष और एक महिला मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकेंगी। तो 120 टोटल काम है, इसमें इनकी कार्य क्षमता जोड़ के भाग लगा दो, यानी 2 + 1 यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। और 120 में जब हम लोग 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 3 चुक 12 0, 40 दिन में ये इस काम को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में P और Q का अनुपात 3:7 है। यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है तो उस मिश्र धातु के 1800 किलोग्राम में Q की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन में P और Q का रेशो दिया है। 2 मिश्र धातु हैं जिनका नाम PQ है और 3:7 है और दोनों का योग भी दिया कि दोनों की कुल मात्रा जो है वो 1800 किलोग्राम है। सिंपली क्या करेंगे, इस रेशो को 2 जगह बांटना है 3:7 के अनुपात में। अब PQ का योग दिया तो P/Q, इसका भी योग करेंगे तो 7 में 3 को जोड़ा तो हमारे पास 10 रेशो बनेगा और 10 रेशो का मान क्वेश्चन में 1800 किलोग्राम है।
तो एक रेशो का मान लाने के लिए 10 का भाग 1800 में देंगे तो एक रेशो का मान 180 किलोग्राम हो जाएगा। जब हमारे पास एक रेशो का मान आ गया तो क्वेश्चन में क्यू की मात्रा पूछी है, तो क्यू की मात्रा लाने के लिए क्यू का जो रेशो है 7, इसका गुणा एक रेशो से कर देंगे, यानी 18 गुणा 180 करेंगे, 7 का गुणा 180 से करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1260 किलोग्राम। तो इस मिश्रण में क्यू की जो मात्रा हो जाएगी 1260 किलोग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में मूलधन नहीं बताया, तो माना कि मूलधन 100 रुपए होगा। यहाँ पर अगर बात करें हम टाइम की, समय की, तो समय हमें क्वेश्चन में बताया 2 वर्ष, और यह कह रहा है कि 2 वर्ष में ये राशि 3/2 गुना हो जाएगी स्वयं की। तो यहाँ पर मिश्र धन की बात कर रहा है, क्योंकि कोई भी मूलधन हो जाएगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों की बात कर रहा है। तो ये मूलधन का कितना गुना हो जाएगा? 3/2 गुना। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 50 तिया होता है 150, मतलब जो आपका मूलधन था वो स्वयं का 3/2 गुना हो गया, और स्वयं 100 रुपए था, और उसका जब हमने 3/2 गुना निकाला तो 150 रुपए राशि हो गई। अब ये 150 रुपए मिश्र धन है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों है। तो इन 150 में से यदि मूलधन को घटा दूं 100 रुपए को, तो ब्याज कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। क्वेश्चन में दर ज्ञात कीजिए बोला, तो यहाँ डायरेक्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, और गुणा में समय, और बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह हम लोग 50 को पुट करेंगे, मूलधन की जगह 100 यूनिट है, दर मतलब आर मान लेंगे, और समय क्वेश्चन में दिया 2 वर्ष, और बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर का मान चाहिए यानी दर का मान चाहिए, तो ये 50 लिखा है, गुणे का 2 इधर भाग में आ जाएगा, 2 का भाग यदि हम 50 में देंगे तो 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 450 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 390 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मान लिया जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था। अब यहाँ लाभ होने की बात कर रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला भी यूज होगा, लाभ बराबर, लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को घटा दें, क्रय मूल्य को घटा दे तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। और हानि होने की भी बात कर रहा है, तो हानि का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि 450 में बेचने पर लाभ हो रहा है, और लाभ लाने के लिए 450 तो विक्रय मूल्य है, और 450 विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटाएंगे यानी माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास लाभ निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में बोला कि 390 में बेचा जाए तो हानि होती है, तो हानि के केस में हानि लाने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो क्रय मूल्य तो हमने 1 माना और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 390। अब सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में बोला कि ये तो लाभ है और इधर हानि है, क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि है, मतलब ये आपस में बराबर हैं। सिंपली क्या करो, x को एक साइड कर लो, तो देखो इधर 1x लिखा, माइनस का ये वाला x भी इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और इसी प्रकार इधर लिखा 450 और माइनस का 390 इधर आएगा तो प्लस का 390 हो जाएगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, 9 में 5 जोड़ा 14, कैरी 1, और 3 4 7 और 1 हो जाएगा 8। 840 के बराबर 2x हो जाएगा, हमें x का मान चाहिए, तो गुणे का 2 इधर आएगा, भाग में चला जाएगा तो 2 का भाग लगा दो, 2 चुकू 8, 2 दूनी 4 और 0 यानी x का मान 420 आया। x हमने क्रय मूल्य माना था जो 420 आया, और यही क्वेश्चन ने पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो IMP क्वेश्चन है,
एक घन का आयतन 3375 सेंटीमीटर क्यूब है। इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले घन का आयतन हमें दिया है, घन का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है घन के आयतन का? ए का क्यूब होता है। ए मतलब क्या होगा? इस घन की भुजा होगी। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। तो आपको यदि छड़ की लंबाई लाना है, छड़ की लंबाई, तो याद रखना इस घन का विकर्ण निकालना पड़ेगा, घन का विकर्ण। और घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ए करनी 3 होता है, मतलब ए उसकी भुजा और करनी 3। तो सबसे पहले हम घन की भुजा लेके आते हैं। तो घन का आयतन दिया, आयतन की जगह लिखेंगे हम 3375 और बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। अब यहाँ से इसकी भुजा निकाल लेते हैं, तो ये क्यूब हटेगा तो 3375 पे क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। अब 3375 का भी क्यूब रूट अगर हम हटाएंगे तो ये 15 का घन होता है और 15 इसकी एक भुजा आ जाएगी। 15 भुजा आने के बाद हमें छड़ की लंबाई लाना है। तो हमेशा याद रखना, सबसे लंबी छड़ की लंबाई लाना है तो हमेशा विकर्ण निकालोगे और विकर्ण का फॉर्मूला ए करनी 3 यानी भुजा करनी 3। तो ए का मान हमारे पास 15 आया और करनी 3 करेंगे तो छड़ की लंबाई आ जाएगी 15 करनी 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रतिदिन की भांति आज भी 10 क्वेश्चन। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी एग्जाम आने वाली हो या आगे आएंगी, आपको तैयारी अभी से बेहतर करनी होगी। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। और यदि क्लास से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, क्लास को लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और उसके बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा बेहतर तरीके से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।